सर गुड आफ्टरनून। अभी एक पेशेंट जुड़ी हैं, दिल्ली से जुड़ी हैं अपने साथ। ओह हेलो मैम। गुरप्रीत हैं, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगी मेडिसिन के बारे में। ठीक है सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। सर मुझे ये पूछना था, अभी कुछ दिन पहले ना मेरे फादर एडमिट हुए थे, उनको लूज मोशंस लग गए थे। जी जी। उनका जो शुगर लेवल है वो हाई चला गया था और जो बीपी है वो डाउन चला गया था। तो जो मेडिसिन आपने टेगलिपेंटिन लिखी है ना, ग्लाइसिमेट एसआर साइब्लेक्स 30 एक्सआर, तो डॉक्टर ने डिस्चार्ज पे ये मेडिसिन मेरे फादर को दी है, बट इससे उनकी शुगर कंट्रोल नहीं आ रही है। क्या क्या दिया है मैम? टेनिक्लेप्टिन और साइब्लेक्स 30 एक्सआर और टेनिलिकपिक्टिन टैबलेट IP 20 mg। कितनी चल रही है मैम अभी शुगर? शुगर सर उनकी 350 समथिंग आ रही है, 260 खाली पेट आ रही है। मैम बाबूजी की तबीयत कैसी है, उनकी सेहत कैसी है? सर वो जो लूज मोशन लगे थे उसके बाद थोड़ी सी वीकनेस आ रही है और यूरिन में कह रहे हैं यूरिन पास करने में जलन हो रही है। उनकी सेहत में मतलब मोटापा कैसा है उनका? नहीं नहीं, वो बिल्कुल पतले हैं सर। बिल्कुल पतले हैं। हाँ जी। अगर बिल्कुल पतले हैं तो इस दवा से भी इनका असर कम ही होगा, ज्यादा नहीं हो पाएगा। उनकी जब तबीयत खराब हुई थी तो उनकी रिपोर्ट्स होंगी आपके पास कुछ? हाँ जी, रिपोर्ट्स है मेरे पास। उनका LFT KFT सब कुछ नॉर्मल आया है। ओके। कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल है, थायराइड है उनको, थायराइड की वो 75 mg ले रहे हैं, थायरेक्सिन 75 mg। ओके। तो थायराइड भी अब उनका नॉर्मल आया, बाकी किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं आई, ना कोई TLC काउंट इंस्पेक्शन आया, कुछ भी नहीं आया, सब कुछ नॉर्मल। बट एक शुगर ही कंट्रोल नहीं आ रही है उनकी। बस एक जो HbA1c है वो उनका 12.6 आया था। 12.6? हाँ जी। ये बहुत ज्यादा है, और जैसी आप उनकी सेहत बता रहे हैं मैम, मेरे को बहुत ज्यादा लाइकली लग रहा है कि ये टाइप 1 डायबिटीज है। ओके। इनका डायग्नोसिस कब हुआ था डायबिटीज का? सर ये तो जब मैं 40 डेज की थी, आज 40 इयर्स हो चुके हैं इस बात को। तो सर की सेहत हमेशा से मोटे से रहे हैं या हमेशा से एकदम पतले रहे हैं? नहीं नहीं, पहले तो अच्छी सेहत थी, अब थोड़े से ज्यादा वीक हो गए। एक्चुअली 3-4 पहले मेरी मदर एक्सपायर हुई हैं, उसके बाद थोड़े ज्यादा वीक हो गए। ओके मैम, 12.6 बहुत ज्यादा है, और हाँ जी। अगर ये टेनिक्लिप्टिन से नहीं करेक्ट हो रहा है तो हमको डेफिनेटली सर की दवाइयां थोड़ी बदलनी पड़ेंगी। अच्छा, पहले वो ग्लिजिडम ले रहे थे, उससे नॉर्मल आ रही थी, बट जब अब एडमिट हुए थे तो उन्होंने ग्लिजिडम चेंज कर दी उनकी। मैम ग्लिजिडम में यूजुअली ग्लिकाजाइड होता है, और वो कितना पहले ले रहे थे? क्योंकि टेनिक्लिप्टिन ग्लिकाजाइड से तो बेहतर दवा है। ओके। उससे तो बेहतर दवा है, पर डायबिटीज ना बड़ी पर्सनल बीमारी होती है मैम, किसी को कुछ सूट करता है, किसी को कुछ सूट नहीं करता है। हाँ जी। ठीक है, फिर तो आप हम बताइए उनको क्या करना चाहिए मुझे। मैम सबसे पहले आपको उनकी रिपोर्ट्स मेरे को भेजनी चाहिए, क्योंकि अभी हम एक थर्ड पर्सन में बात कर रहे हैं। मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा अगर मैं उनसे एक बार बात कर पाऊँ, और अगर मैं एक बार उनसे एक बार बात कर पाऊँ तो शायद मैं अपनी दवाइयों को उसी हिसाब से थोड़ा मैं चेंज कर। आपको सर, मेरे ये फतेह गेमिंग के नाम से जो आ रहा है ना, ये मेरे फादर ही हैं। आप इनको देख पाएंगे, ये देखिए। तो इनसे बोलिए ना अपना वीडियो ऑन करें। वीडियो ऑन है सर उनकी। अच्छा, तो ये कैसे चेंज होता है? वीडियो सर से ऑन है, देखिए आप। एक फतेह गेमिंग। हाँ जी सर नमस्ते, फतेह सर नमस्ते। उनको म्यूट खोलना ही नहीं आ रहा, मे बी मैं दूसरे फोन से कॉल करती हूँ। हाँ जी आराम से करिए। उनके पास में ना ऑप्शन आ रहा है म्यूट ऑन हो गया सर उनका। नमस्ते फतेह सर, कैसे हैं? थोड़ी शुगर ज्यादा हो रही है जी। अच्छे आदमी है तो मिठास इसलिए ज्यादा है। एक बार मेरे को दवाइयों के पत्ते दिखा सकते हैं? हाँ जी। दिखाइए। और सर जो जैसे अब थायराइड भी स्टार्टिंग हो जाए तो कितने पे लेवल पे थायराइड की दवाई हमें स्टार्ट करनी चाहिए? थायराइड की तो ऑलरेडी स्टार्टेड है ना सर की? नहीं नहीं, इनकी तो स्टार्ट है। मुझे रिसेंटली
आज ही क्लियर हुआ है कि मुझे भी थायराइड हो गया। बिल्कुल मैम, तुरंत स्टार्ट करनी है, हमें किसी लेवल का वेट नहीं करना है। ओके। हम अपने शरीर को टेस्ट ना करें, थोड़े टाइम जब तक दवाइयों की एड मिलती है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम कब इस दवाई को बंद कर सकते हैं, पर हेलो। चालू तुरंत करना है। हाँ जी सर, पापा आपको दवाइयाँ दिखा रहे हैं, आप जी देख सर, जी लीजिए। सर। डैडी थोड़ी सी ऊपर करो। हाँ, जूम करके पास करके दिखाओ। ये पूरी वाइब्रेट सुख ब्लर हो रही है, एक एक पत्ता लेके दिखा दो सर को। हम ये दिख नहीं पा रही हैं। क्लियर नहीं हो रही सुख इसकी पिक्चर। हाँ, ऐसे दिखा दो। फ्रंट कैमरा से शायद क्लियर आएगी। तो फ्रंट कैमरे से दिखा दो, बैक कैमरा रहने दो। फ्रंट कैमरे से दिखा दो। हाँ जी सर, ये देखिए। 1 मिनट, ग्लिकाजाइड, ओके, थैंक यू। 5x30XR है सर ये। और ये है टिनिलिप्टिन टैबलेट IP 20 mg। ओके, हाँ जी, ठीक है। ये दोनों ले रहे हैं, और उसकी थायराइड की ले रहे हैं ये थायरेक्सिन 75 mg। सर की मेडिसिन को थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं। हाँ जी बताइए सर, आप मुझे बता दीजिए, मैं लिख देती हूँ। सर को टेनिक्लिप्टिन 40 mg OD कर दीजिए। टेनिलिप्टिन 40 कर दूं? हाँ, 40 mg OD, मतलब वंस टाइम इन अ डे? हाँ जी, 1 इन डे। और इसका क्या करें सर, साइब्लेक्स 30XR का? मैम ये हमें ग्लिकाजाइड नहीं देनी है। नहीं देनी है? हाँ, हम ग्लिकाजाइड की बजाय एक और दवा ऐड कीजिए, उसका नाम है एपाग्लिफोजीन। सर आप प्लीज स्पेलिंग मेंशन करेंगे? EPA GLI ZIN। सर इसकी mg क्या होगी? 25 mg। 25 mg। ये कितनी देनी है? ये भी दिन में एक ही देनी है। एक ही देनी है? हाँ जी। तो सर ये दोनों मॉर्निंग में दी जाएगी या दोनों morning? नहीं, दोनों मॉर्निंग में दी जाएंगी। ओके। और इन दोनों दवाओं के साथ हमें एक दवा और चालू करनी है। हाँ जी बताइए। टैबलेट हाँ जी। जीमर 1 GEM हाँ जी। 1। जीमर सर 1 2 3 3 आती है ना? हाँ जी, 1। तो ये कितनी देनी होगी? ये सुबह शाम। ये सुबह शाम। हाँ जी, ये दवाएं आप 5 दिन तक लेंगे। हाँ जी। और 5 दिन तक साथ में सर को इसबगोल भी देंगे। अच्छा सर, इनको लूज मोशन की प्रॉब्लम है ना, कि इनको जल्दी से लूज मोशन लग जाते हैं। अभी जस्ट भी ये फूड पॉइजनिंग और डायरिया के उसके में एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में, डॉक्टर प्रसंग के यहाँ पे। ओके। तो इसलिए आप मुझे बताइए कि इसबगोल देना सही रहेगा इनको? इसबगोल रेगुलराइज करता है ओके। ब्लड को। आप अगर इनको बार बार ये दिक्कत रहती है तो एक और गोली लिखिए जो मैं बता रहा हूँ, ये इनको चालू कीजिए। कौन सी? इकोनॉम ECO हाँ जी। NOR हाँ जी। M। इकोनॉम। ये फिक्स डोज में आती है, तो इसकी mgs नहीं है। इस गोली को सुबह शाम साथ में चालू कीजिए। ठीक है सर। ये किस लिए? लूज मोशंस के लिए? ये मैम इनके पेट को दोबारा एनरिच करेगी, तो उससे मोशंस रेगुलराइज हो जाएंगे। अच्छा, और जब इनको लूज मोशन लग रहे हैं ना, उसके लिए लोप्रामाइड का टैबलेट दी है डॉक्टर ने इनको। लोप्रामाइड बहुत फैंटास्टिक मेडिसिन है, उसमें कोई भी खराबी नहीं है, तो इनको आराम आ जाएगा मैम। और साथ में इकोनॉम जरूर चालू करें। इकोनॉम में स्टार्ट कर देती हूँ। तो इनको लोप्रामाइड कंटिन्यू करनी चाहिए जब लूज मोशन लगे या नहीं? अभी तो नहीं लग रहे ना लूज मोशंस? अभी नहीं लगे, एडमिट होके आए हैं, 2-3 दिन तक था, कुछ भी खाते थे तो जाते थे। अभी इनको बस ये डायबिटीज की दवा और साथ में इकोनॉमी चालू कीजिए मैम।
सर सर को वीकनेस काफी हुई। बेसन का पूरा खाया तो फिर पोषण लगी। क्या सर? फिर वो कह रहे हैं मैंने बेसन का पूरा बना के खाया था। फिर लूज मोशन लग गए आज। बेसन खाने से? हाँ हाँ जी। जी। तो सर बिल्कुल डेफिनेटली हम इस चीज को मान के चलें कि आपकी बॉडी में अब ये बेसन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। इसका एक कारण डायबिटीज के कारण ये भी होता है कि शरीर में पेट की ताकत कमजोर पड़ जाती है, तो वो अच्छी अच्छी चीजें नहीं पचा पाता है। उसके लिए मैं एक एडवाइस आपको ये करूंगा कि आप डॉक्टर सुनीता से एक बार बात करें, आप एक बार उनसे डाइटरी एडवाइस लें और उसी डाइट को फॉलो करें। मैं जानता हूँ कि कई बार हमारा थोड़ा बहुत इधर उधर का खाने का मन होता है, पर हमें ये चीज रियलाइज रखनी है सर कि ये अभी हम नहीं खा सकते हैं। पहले हम अपनी शुगर को कंट्रोल करेंगे, उसके बाद हम अपने पेट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, और फिर अगर हमें लगा कि चलो ठीक है डाइट से थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो तब हम जाके थोड़ा डाइटरी एक्सपेरिमेंट चालू करेंगे। तो सर इनको ना एक्चुअली जब से ये एडमिट होके घर आए हैं ना, तो भूख लग रही है पर ये खाने में कंफ्यूज है। बिस्किट खाते हैं तो हमें ये डाउट हो रहा है कि शायद ये बिस्किट खाते हैं उससे तो नहीं शुगर इंक्रीज होती इनकी। मैम शुगर में क्या खाते हैं बस उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कितना खाते हैं उससे भी फर्क पड़ेगा। देखिए कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो, उन सब से शुगर बढ़ेगी। ओके। है ना? तो चाहे बिस्किट खाएं चाहे रोटी खाएं, शुगर तो दोनों से बढ़ेगी। दोनों से बढ़ेगी। पर हमारे लिए जरूरी है कि सर खाएं। हमें सर का खाना बंद नहीं करना है, हमें सर के खाने को रेगुलराइज करना है। हाँ मतलब इसीलिए थोड़ा सा ना आप परेशान हो रहे हैं कि मेरी मैं जिंदगी नहीं जी पाऊंगा, नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल मैम, ऐसा होता है कि डायबिटीज में लोगों की ज्यादा टेंडेंसी होती है नेगेटिव थॉट्स की, डिप्रेशन की, और विद कमिंग एज ये चीजें और डिफिकल्ट भी हो जाती हैं। सर तो खुद अभी एक बड़ी बीमारी से निकले हैं, तो इनका शरीर भी परेशान है और ये खुद भी परेशान है, जिसके कारण इनके ऐसे थॉट्स होना लाजमी है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डेफिनेटली इनका एक डाइटरी एडवाइस जिसमें डॉक्टर सुनीता मैम इनको डाइट, आज उसकी कोई इशू नहीं। हाँ जी, और ये चीज ना मैम पर डाइटरी टेगलेप्टिन आपने टैबलेट 20 to 40 करी है ना, इनको हाँ ये लग रहा है कि ये वाली 20 खाने से मेरे यूरिन में इन्फेक्शन आ रहा है, तो ऐसा कुछ होता है इस टैबलेट से? यूरिन में इन्फेक्शन, ये तो आप नई चीज बता रहे हैं। जैसे यूरिन पास कर रहे हैं तो उनको कह रहे हैं जैसे जलन फील हो रही है। मैम हमें सर से ना एक बार, अब मेरे को लगता है अगर इतनी सारी दिक्कतें हैं तो एक बार मेरा सर से मिलना ज्यादा बेहतर होगा। मैं मिल लूंगी सर, आप कहाँ बैठते हैं हाँ बता दो, मैं मिल लूंगी। जी मैम मैं सिटी नर्सिंग होम में बैठता हूँ। ओके। हेलो गुरप्रीत। हाँ जी मैम। ये डॉक्टर रूप सिंह जी के सन हैं, डॉक्टर कौशल। ओके मैम। हाँ तो एक बार आकर के वो मिल लेना आपके फादर, तो मैं भी तभी काउंसलिंग कर दूंगी उनकी, वो हॉस्पिटल में आएंगे तब। ओके ओके मैम, पक्का डन। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। ये काफी सारी दिक्कतें हो गई। अब देखिए शुगर के लिए जैसे मैं दवाइयां एक बार बता सकता हूँ, बट डेफिनेटली सर को जैसे थायराइड की दिक्कत है, बर्निंग मिक्सचुरेशन बता रहे हैं, और साथ में थोड़े से डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं, ये सेकंड ग्रेड के ऊपर जाने लग जाते हैं। इसमें थोड़ा सा काउंसलिंग का, थोड़ा सा मिलने का और दवाइयों का साथ में रोल होता है। सर कोई दिक्कत नहीं है, मिल लेंगे आपको। आप जानते भी होंगे शायद ये पोरस के फादर हैं। ओह नमस्ते अंकल जी। पोरस को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये पोरस के फादर है, मैं इसीलिए मैं पोरस की सिस्टर हूँ। हेलो दीदी, कैसे हैं आप? बस सब बढ़िया, आप सुनाओ। सब बस मेंबर्स हैं, इसीलिए मैंने डॉक्टर सुनीता ने मुझे मैसेज करा, कॉल करा, मैं कहा मैं मीटिंग जरूर अटेंड करूंगी, आपसे मिलेंगे, अपनी प्रॉब्लम दूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पोरस कैसा है अभी? पोरस कहाँ पे है? बढ़िया, पोरस यार अमूल्य फाउंडेशन में प्रेसिडेंट है। ओह वाओ मैम, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। मिलवाऊंगी मैं उसको, पोरस को कॉल करूंगी, आपका नंबर लूंगी मैं डॉक्टर सुनीता से, फिर मैं आपको कॉल पे कांटेक्ट कर लूंगी और फादर को मिलवाऊंगी आपसे। बिल्कुल। वो तो अभी भिवाड़ी है या पोरस आउट ऑफ स्टेशन है? नहीं पोरस तो भिवाड़ी में ही है। ओके तो उसको बिल्कुल भी मीटिंग अटेंड करवानी थी, एक्चुअली वो कहीं बिजी हो गया तो अटेंड नहीं कर पाया, नहीं तो वो भी इसी मीटिंग में साथ ही होता अभी। अब पता लग गया वो भिवाड़ी है, तो अब उससे मिलेंगे बिल्कुल। पक्का श्योर सर। स्मॉल प्लेस। तो टेंशन नहीं लीजिए, अंकल की तबीयत का हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हाँ बस यही है, पापा को ठीक करना है, थोड़ा सा ये स्ट्रेस में जा रहे हैं, यही लग रहा है कि हम लोगों को स्ट्रेस नहीं देना है इनको। नहीं बिल्कुल, आप लोग ऐसे ही स्ट्रेस नहीं देते हैं, हम इनको पहले ही फिट रखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। नहीं मिलेंगे आप लोग। अब मेरे को बताइए सर, मेरे को थायरोक्सिन 12.5 मेंशन करी आज डॉक्टर ने खाने के लिए। हाँ जी
तो मैं वो कंटिन्यू आपका कर दूं उसको? TSH कितना था आपका? मेरा आया है 5.3। 5.3 ठीक है, तो आप 12.5 ले सकते हैं। हाँ 5.3 जैसा आपने पहले बोला था ना, बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, पर बट मेरी बॉडी में पेन्स हो रही हैं बहुत ज्यादा और मेरा हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है। आपकी एज कितनी हो गई? 37। 37 ठीक है। मैं आपको 2 मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता हूँ, बट वो मैं पर्सनली करना चाहूंगा, रीजन बीइंग वो थोड़ी सी सेंसिटिव मेडिसिन है। थायरोक्सिन 12.5 आप चालू रखो, ठीक है, वो आप मत लो। और एक विटामिन ई के लिए एवियन 400 आप लेना चालू कीजिए। एक बार दोबारा बोलेंगे सर आप? हाँ जी, आप थायरोक्सिन जो आपको 12.5 प्रिस्क्राइब्ड है ना, हाँ जी। वो आप चालू रखो। और साथ में एक एवियन आती है, एवियन 300 या 400, जितनी भी डोज आपको अवेलेबल मिलती है वो एक दिन में लेना चालू करें। वो ध्यान रखिए वो, थायरोक्सिन तो मैं ले आई हूँ सर, एवियन आप बता दो उसके साथ ही स्टार्ट करनी है क्या अलग? हाँ हाँ साथ में ही कर दें। इट इज सिंपल विटामिन ई, पर इसमें थायराइड पेशेंट में इसके अच्छे रिजल्ट्स होते हैं साथ में। अच्छा, उन्होंने जो मुझे विटामिन डी के कैल्सिरॉल के पाउच भी कहे हैं 12 वीक्स के लिए, तो वो बिल्कुल कंटिन्यू करना है? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आपको विदाउट एनी डाउट कंटिन्यू करना है, क्योंकि इंडियन वुमेन में विटामिन डी की और कैल्शियम की कमी हम ऑलमोस्ट सर्टेन करते हैं आएगी। एक उन्होंने मेडिसिन दिया मुझे हेयर ब्लेस करके, हेयर फॉल के लिए। हेयर उसके अंदर क्या है वो मेरे को देखना होगा। कार्ड दिया है परवीन आपको मेडिसिन अपनी हो ना हो। हाँ जी, वरना भगवान अंकल है हमारे, भगवान अंकल बता दिए क्यों ले रहे हाँ, हो? होगी, सही बात है। मेडिसिन चेंज होगी पर इसके कौन करेगा? भगवान अंकल जी जी ये एक मेडिसिन बता रहे हैं मैम, ये कौन क्या है इसके अंदर आप बता सकते हैं? हेयर ब्लेस, हेयर ब्लेस। कौन सी है? हेयर ब्लेस भैया। हेयर ब्लेस। हाँ जी। बायोटिन है मैम इसमें तो बस। बायोटिन है। तो हाँ आप इसमें बताइए, ये मुझे ये आज तो, ही लिख के दिया है, मैंने स्टार्ट नहीं करी है। तो भी हेयर फॉल कितना सिग्निफिकेंट है, कितने बाल गिर रहे हैं दिन में? तो मतलब एक बार कॉम करो तो अच्छी खासी कॉम पूरी भर जाती है उसमें। बायोटिन इज जस्ट अ सप्लीमेंट, विटामिन ई के साथ आप इसको ले सकते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है। फिर अच्छा, दोबारा मतलब विटामिन डी का पाउच, एवियन और हेयर प्लस, ये तीनों मैं एक साथ ले सकती हूँ ना? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। अगर आप इतना खाते नहीं है तो आप बिल्कुल ले सकते बॉडी में पेन, नीज में पेन, ये सब थायराइड से ही है? हैं। हाँ जी, ये जो बॉडी में पेन हो रहा है, ये सब कुछ ये थायराइड की वजह से ही हो रहा है? नॉट वेरी सिग्निफिकेंटली, बट हाँ थायराइड जब हाइपो होता है, जो कि आपको है, उसमें शरीर की सारी चीजें हाइपर हो जाती हैं, तो उसमें बॉडी पेन नहीं होगा, ये एक्सर्शन के कारण बॉडी में थकावट होगी जो आपको पेन लग रहा है। हाँ जी, ऐसा ही हो रहा है, एक्सर्शन ही था एक्चुअली। मेरे पहले फादर इन लॉ बीमार थे, फिर पापा हो गए, तो उसी में सबको ऐसा हो गया। हाँ जी बिल्कुल, तो ये उसके कारण लग रहा है। अब ये जो 3 मेडिसिन आपने गिनी है ना, जैसे हेयर ब्लेस, एवियन और कोलिकैल्सिफेरॉल, ये शरीर में ताकत ही देंगी वापस, और क्योंकि शरीर में ताकत देंगी तब जाके हम कह पाएंगे कि हाँ शरीर के अंदर ताकत आ रही है, तो शरीर रिकवर करेगा। अच्छा सर, एक इशू हो रहा है, आज से 1 मंथ बिफोर मुझे मेरी जो HB1AC है वो 6.9 आई थी। ओके तो उसके बाद मैंने करेले, आंवले और खीरे का जूस ट्राई करा, रेगुलर पिया मैंने, बहुत बढ़िया। और उसके बाद मैंने कल दोबारा जब HB1AC कराई है तो मेरी 5.5 आई है। अरे फैंटास्टिक मैम, फैंटास्टिक, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। तो सर मुझे यही करेले ने कमाल कर दिया है। मेरे फादर इन लॉ ने मुझे जबरदस्ती पिलाया, मेरे से तो पिया भी नहीं जाता था। नहीं बट उसने बहुत मिरेकुलस रिजल्ट्स दिए मैम, बहुत फैंटास्टिक, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। तो मतलब मुझे शुगर की मेडिसिन तो नहीं स्टार्ट करनी चाहिए ना? बिल्कुल नहीं करनी है आपको। आपकी अगर शुगर नॉर्मल आ रही है तो आप शुगर की दवा क्यों लेंगे? हाँ, क्योंकि मैं जब डॉक्टर के पास आज गई थी और उन्होंने वहां पे रैंडमली मेरी शुगर चेक करी थी, तो वो 142 आई थी। रैंडम खाने के बाद? हाँ जी, खाना खाना 1 घंटा हुआ था खाना खाए हुए। बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। ठीक पर है देखिए सर। इसका मतलब ये नहीं है, पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे इस दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे इस दवा की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि आपके पिताजी को भी डायबिटीज थी,
हाँ, मेरे फादर को भी है, हाँ जी। मदर को भी थी। तो आपको एट ऑल टाइम्स अपना वजन चेक में रखना पड़ेगा और अपनी डाइट चेक में रखनी पड़ेगी। सर मेरा वजन कभी भी डिक्रीज नहीं होता, चाहे मैं रेगुलर खाना भी छोड़ दूं ना तो भी मेरा वजन डिक्रीज नहीं वो थायराइड की वजह से। थायराइड तो देखिए रिसेंटली मुझे अभी हुआ है, पहले नहीं था कभी भी। देखिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। लगे हाँ, रहेंगे, आज नहीं तो कल हो जाएगा। और हाँ जी। अगर कम नहीं होगा तो बढ़ने तो नहीं देंगे कम से कम। हाँ, नहीं, आप लोगों का हाँ, साथ है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप लोगों को बिल्कुल। परेशान कर लेंगे। हाँ, डॉक्टर तो कौशल, जी मैम। आज का जो टॉपिक है जो फ्रूट के अंदर, वो हमने अमरूद लिया है। ओके। ठीक है, तो आज जी। अमरूद के बारे में ही मैं कुछ बताना चाहूंगी, कुछ उस पे लाइट डालना चाहूंगी कि डायबिटिक पेशेंट के लिए अमरूद कितना फायदा करता है। बिल्कुल। तो देखा जाए तो अमरूद जो है हार्ट पेशेंट के लिए और डायबिटिक पेशेंट दोनों के लिए ही बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि इसके अंदर फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। यानी 100 ग्राम अगर यदि हम अमरूद देखते हैं, 100 ग्राम का मीन्स हो गया कि लगभग मीडियम साइज में एक अमरूद अगर हम लेते हैं तो उसमें फाइबर की मात्रा 9 ग्राम होती है और फैट की मात्रा उसमें 1.6 ग्राम पर 100 ग्राम रहती है। प्रोटीन की मात्रा 4 ग्राम पर 100 ग्राम रहती है। तो यदि हम ओवरऑल अगर हम इसकी केमिस्ट्री देखें अगर, तो इससे हमको, अगर आप एक अमरूद लेते हैं यानी 100 ग्राम के करीब यदि आप अमरूद खा रहे हैं तो इससे आपको 68 कैलोरी एनर्जी भी मिलती है एंड कार्बोहाइड्रेट्स में 14 ग्राम रहेगा। सबसे बड़ी चीज तो इसके अंदर ये है कि सर इसके अंदर विटामिन सी, जो कि हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है और डायबिटिक पेशेंट के लिए इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, जो कि 360 मिलीग्राम होता है पर 100 ग्राम के अंदर। और यानी कि अगर हम एक अमरूद खाते हैं तो हम कम से कम अगर 2 दिन की विटामिन सी या 3 दिन का विटामिन सी हमारी बॉडी में हम ले लेते हैं एंड पर डे अगर हमको मान लीजिए 50 मिलीग्राम विटामिन सी चाहिए हमारी बॉडी को। आयरन भी होता है इसमें, कैल्शियम भी है इसके अंदर, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो विटामिन सी जो है ये हमारी स्किन के लिए अच्छा है, बिकॉज सेकंड थिंग ये है कि इसका गुआवा का ग्लिसमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। ग्लिसमिक इंडेक्स कम होने की वजह से ये ब्लड शुगर को हमारे ब्लड में मेंटेन करके रखता है ये। इसके अलावा फाइबर की वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से भी गुआवा रोकता है, अमरूद रोकता है। मैग्नीशियम होता है, इसकी वजह से जो न्यूरो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस है या न्यूरो मस्कुलर जो प्रॉब्लम्स होती है उनको भी ये इससे प्रिवेंशन करता है इसका। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि कुछ लोग बोलते हैं इसको खाली पेट खा सकते हैं कि नहीं, खाना खाने के बाद खाएं, क्या है इसके कई सारे क्वेश्चंस जो है दिमाग में आते हैं। तो खाली पेट इसको ले सकते हैं अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज वाले लोगों के लिए या कॉन्स्टिपेशन जिनको रहता है उनके लिए ये बहुत अच्छा है। इसका कॉज है क्योंकि इसके अंदर फाइबर होता है। फाइबर की वजह से ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल को और उसको अच्छा भी रखता है, हमारे गट को भी अच्छा रखता है। एंड इसके अलावा ये कि अगर अब ये आता है क्वेश्चन कि इसको किस समय खाएं, ये तो एक हो गया कि खाली पेट खाएं या भरा खाएं। अब आता है कि इसको किस समय तक खा सकते हैं। तो अमरूद का ये रहता है कि किसी भी फल का जो टाइम रहता है वो बिफोर 4 PM यानी शाम को 4 बजे से पहले आपको फल खा लेने चाहिए। रात्रि में खासतौर से अमरूद है, ये सब चीजें या कोई भी फल है वो रात को नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा ब्लड की अगर कमी है आपके अंदर उसको भी ये ठीक करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी और भी प्रॉब्लम्स है, स्किन की प्रॉब्लम जो आ जाती है डायबिटिक पेशेंट को, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। और 100 ग्राम अगर मान लीजिए हम अमरूद यानी एक अमरूद यानी आप दिन में अगर चाहे तो 2 अमरूद खा सकते हैं, इससे ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि अगर हमको ये लगता है कि अरे ये चीज तो बहुत फायदा कर रही है तो हम क्या करते हैं उसको ज्यादा भी खाने लग जाते हैं, तो वो नहीं खाना चाहिए। विटामिन सी भी इसके अंदर होता है। विटामिन ए जो है वो हमारी आईज की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो हमको विटामिन ए का भी इसका फायदा हमको मिल जाता है। इसके अलावा और भी है, जैसे कई बार पेट में कीड़े हो जाते हैं पेट में, उसकी वजह से उसको भी ये प्रिवेंशन करता है उससे। कभी भी अमरूद को अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। उसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है और उसकी वजह से पेट खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ज्यादा खाने से गैस की समस्या भी हो जाती है, ब्लॉटिंग की भी समस्या हो जाती है इससे।
ज्यादा अगर खाएंगे तो गैस भी बन सकती है। तो कोई भी चीज है उसको प्रॉपर उसमें ही खाना है हमें। एक बार में 100 ग्राम यानी एक आपने खाया दूसरे टाइम पे और नेक्स्ट 100 ग्राम आप ले सकते हैं। ज्यादा पका हुआ भी अमरूद नहीं खाना चाहिए। अब उसके पीछे कारण क्या है कि भी क्यों नहीं खाना चाहिए, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, ज्यादा पका जैसे जैसे फ्रूट्स राइप होते जाते हैं वैसे वैसे उनके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट जो होता है ना वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। जैसे विटामिन सी हो गया, उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो वो उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा हमारे लिए। कोई भी फ्रूट हो, अमरूद है या कोई भी फ्रूट है। इसके अलावा इसका जो, अब ये भी बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब ये ठंडा करता है, कि इसकी तासीर गर्म है कि ठंडी है। ये भी क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में कि अमरूद की तासीर कैसी है। तो नेचर इसका होता है ठंडा, और इसकी वजह से ये एसिडिटी को भी कम करता है और भूख को भी बढ़ाता है, कब्ज को भी मिटाता है। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है और ये बहुत से बेनिफिट्स हैं इसके। कैल्शियम भी इसमें होता है, 0.01% होता है अगर हम 100 ग्राम देखें। वाटर कंटेंट भी इसमें 76% अगर देखें 100 ग्राम में वाटर 76% इसकी रहती है। एक चीज और आती है, आपने देखा होगा अमरूदों में 2 तरह की वेराइटीज आती हैं। एक तो पिंकिश सा होता है अगर काट के देखें, और एक होता है व्हाइट। जो पिंकिश जो होता है गुआवा, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज्यादा होती है, और जो व्हाइट कलर का होता है उसमें विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो ये इसके बेनिफिट्स भी हैं गुआवा के। और डायबिटिक पेशेंट को खाना चाहिए, मतलब रोज सुबह और एक शाम इसको जरूर खाना चाहिए। तो ये इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। डॉक्टर कौशल, आप सुन रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। एक तो नोट करेंगे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में थायराइड एंड पेंक्रियास यानी हाइपोथायराइड एंड बॉर्डरलाइन डायबिटीज आर एसोसिएटेड, दोनों एक साथ होना बहुत कॉमन है। तो जैसे अभी गुरप्रीत पूछ रही थी ना कि मेरा एक बार बॉर्डर लाइन आया और दोबारा नहीं आया, तो आपने बिल्कुल ठीक बताया। शी शुड कीप ए वॉच ऑन हर वेट and always monitor her sugar in future. Parental history है, genetics है, एक endocrine gland already affected है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्या दोनों में संबंध होता है? यस, होता है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। क्या हाइपोथायराइड वालों में शुगर भी हो सकता है? ओके। आंसर इज यस। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में थायराइड और पेंक्रियाज के एक साथ होने का बहुत सारा एसोसिएशन है। तो डाइटिशियन से एक क्वेश्चन अगली जूम के लिए है कि ऑटो इम्यून डिजीज में हम ऐसा कौन सा भोजन लें जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 2, वो विटामिन ई, विटामिन डी और हेयर ब्लेस 3 चीजें खा रही थी। हम इनके कोई नेचुरल सोर्स बता सकते हैं क्या? जी सर। जैसे अमरूद में तो नहीं होता विटामिन ई, पर पेशेंट तो विटामिन ई कहता होता है सर। है विटामिन ई अमरूद होता है। में विटामिन ए होता है इसमें, अमरूद में। तो नेक्स्ट विटामिन टाइम, ए, विटामिन सी, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ओके, सो माय सर। क्वेश्चन इज, थेरेप्यूटिक डोज में विटामिन ई मिल जाए जी सर। तो कौन सा फल और सब्जी खानी चाहिए? जी सर। थेरेप्यूटिक डोज में विटामिन डी मिल जाए तो कितनी देर धूप में बैठना चाहिए? ओवर। जी सर। ओके सर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था आज की जूम में वो था कि टेनीग्लिप्टिन्स कैसे काम करती हैं। तो अगर हम उस टॉपिक पे आए तो हम एक चीज समझें। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेनीग्लिप्टिन एक महंगी दवा है। ये दवा 15 से 20 रुपए पड़ती है। पहले 54 रुपए की गोली पड़ती थी एक दिन की। तो कारण हम जब इसको पेशेंट में प्रेफर करते हैं तो हमें ये चीज हमेशा कंसिडर करनी चाहिए कि क्या हम पेशेंट पे ज्यादा लोड तो नहीं डाल रहे हैं।
बहुत लंबे समय तक मेरे को दवाइयों के रेट नहीं पता था, पर जब बात पता लगता है कि दवाई जितनी हो गई है तो लगता है कि उससे एक इंसान को टेंशन होगी और वो एक चैलेंज बनेगा। आप खाना नहीं खाने देते हैं, गोलियां खिला खिला के खिला रहे हैं, एकदम बहुत ज्यादा मेहनत करा रहे हैं। तो टेनिक्लिप्टिन एक बहुत फ्रेशर ड्रग है। इस ड्रग को DPP-4 इनहिबिटर कैटेगरी में डाला, इसमें अलग अलग SGLT2 इनहिबिटर, DPP-4 इनहिबिटर्स, थायोसिडाजोन्स, काफी सारी इनकी ब्रांचेस होती हैं। तो टेनिक्लिप्टिन जो है वो एक नई कैटेगरी है जिसका नाम है DPP-4। आप जितने भी ग्लिप्टिन्स पढ़ते हैं, जैसे विल्डाग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन, टेनिक्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन, ये सारी दवाएं ग्लिप्टिन कैटेगरी में आती हैं, DPP-4 कैटेगरी में आती हैं। ये दवा हम कब देते हैं? ये दवा हम तब देते हैं जब सल्फोनाइल यूरियाज काम करना बंद कर देती है। सल्फोनाइल यूरियाज क्या होती हैं? सल्फोनाइल यूरियाज वो दवाएं हैं जो आपके बीटा सेल से आपके इंसुलिन को निकलना प्रमोट करती हैं, उसकी बढ़ोतरी करवाती हैं, जैसे कि ग्लूकोनॉम हम बहुत यूजुअली यहाँ पे देते हैं, ग्लिमिपेराइड। ग्लिमिपेराइड एक सल्फोनाइल यूरिया मेडिसिन है। जब दवा काम नहीं कर रही है तब हम ग्लिप्टिन्स पे जाना प्रेफर करते हैं। ग्लिप्टिन्स की जो डोज है, अगर हम स्पेसिफिकली बात टेनिक्लिप्टिन की, तो टेनिक्लिप्टिन काम करती है या तो 20 mg में, और इसकी मैक्सिमम डोजेज जो हम देते हैं वो है 40 mg, जो हमने फतेह सर को आज दी है। ये इसकी मैक्सिमम डोज है 40 mg। इसकी दवा को हम दिन में एक ही बार देते हैं, सुबह लेना है नाश्ते से पहले, और उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये दवा 24 घंटे तक काम करेगी। इस दवा की जो खास बात है वो ये है कि जो स्टडीज हुई हैं अब तक, वो ये कहती हैं कि ये दवा 24 घंटे तक जो इसका एक्शन है वो सेम इंटेंसिटी का करती हैं, कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने सुबह लिया तो नाश्ते के बाद शुगर को ज्यादा गिराएगी, लंच के बाद थोड़ा कम, डिनर के बाद थोड़ा कम। ये दवा बराबर गिराएगी, जितना लंच में कम करेगी उतना ही डिनर में, उतना ही नेक्स्ट डे। इस दवा के काम करने का तरीका जो होता है वो होता है इंक्रेटिन्स के थ्रू। इंक्रेटिन्स क्या होते हैं? इंक्रेटिन्स होते हैं GLP-1 और GIP। अगर आम भाषा में बात करें तो ये वो हार्मोन है जो हमारे खाना खाने के बाद, ये हार्मोन जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर निकलते हैं। ये हमारे शरीर को बताते हैं कि हाँ जी, इन्होंने इतना खाना खाया है, चलो इतना इंसुलिन निकालें। ये साथ में हमारे शरीर को ये भी बताते हैं, जो हमें फील होता है ना कि हमारा पेट भर गया, वो पेट भरा हुआ भी हमें GLP-1 के थ्रू ही लगता है। तो ये हार्मोन जितना ज्यादा निकलता है उतना ही इंसुलिन को प्रमोट करता है कि इंसुलिन शरीर में ज्यादा। जो DPP-4 होता है, DPP-4 इन एंजाइम को निकलने से रोकता है। अगर वो निकलने से रोकेगा तो इंसुलिन कम मात्रा में निकलेगा। इसीलिए टेनिग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन इन दवाओं का इजाद किया गया जो DPP-4 इनहिबिटर हैं, ताकि GLP-1 और GIP-1 अपने आप निकलता रहे और रुके ना, शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़े। शरीर में अगर इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी तो वो हमारे शुगर को ज्यादा कंट्रोल कर पाएगा। इससे ये होगा कि जिन लोगों में खासकर ये दिक्कत आती है कि खाना खाने के बाद शुगर बहुत ज्यादा बढ़ती है, उन लोगों में ये दवा बहुत अच्छा असर करेगी। जिन लोगों की खाना खाने के बाद, थोड़ा भी खाने के बाद शुगर कंट्रोल नहीं होती है, उन लोगों में इस दवा का असर बहुत अच्छा आएगा। हम यूं भी जाने कि हमारा जो शरीर है ये बहुत ज्यादा इंसुलिन सेंसिटिव होता है। हेलो, हाँ, हमारा जो शरीर है ये इंसुलिन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। इनफैक्ट हम तो 150, 200, 100 ऐसे शुगर नापते हैं। आपके शरीर में अगर आपने इतना सा भी खाना खाया कि अगर 2 mg पर DL भी बढ़ेगा तो भी आपका शरीर उसके रिएक्शन में इंसुलिन रिलीज करेगा। तो हमारा शरीर एक बहुत अच्छी सी इंजीनियर्ड मशीन है। इसका मतलब ये भी है, जो खास बात यहाँ पे समझने के लिए है, कि कतई ऐसा नहीं होता जो हम कहते हैं ना कि मीठा खाने से डायबिटीज हो जाएगी, ज्यादा खाने से डायबिटीज हो जाएगी। डायबिटीज अपने आप में एक बीमारी है, तो जिसको ये बीमारी नहीं है वो फिर कितना ही मीठा खाए उसको डायबिटीज नहीं होगी। आप खा लो 4 गुलाब जामुन, 10 गुलाब जामुन खा लो, आपको डायबिटीज नहीं होगी। हाँ, डायबिटीज होगी अगर आपके शरीर में मोटापा बढ़ता है तो, अगर आपकी हेरिडिटरी है तो, और बीटा सेल काम करना कम करता है। वरना ये आदमी इतना पतला है, ये इतना खाता है, इसको शुगर कैसे नहीं हो रही? क्योंकि शुगर एक बीमारी है, ये नहीं हो रही वो बीमारी, तो उनको ये दिक्कत नहीं आ रही। कुछ देर पहले हमने ये बात की थी कि क्या ऑटो इम्यून डिजीजेस का कनेक्शन होता है। यस,
गुरप्रीत मैम, मैं आपको बताना चाहूंगा, हाँ जी सर। थायराइड के साथ बिल्कुल इनका, आपने अंकल जी के लिए बताया डिप्रेशन, तो ये चीज एक प्रूवन फैक्ट है दैट 70% of diabetes patients are prone to be depression patients as well, and likewise 70% of depression patients are prone to be diabetic. तो ये दोनों बीमारियां साथ में जरूर चलती हैं। जैसे पर पापा को एक डाउट ये भी रहता है कि मैं चाय पीता हूँ तो मेरी शुगर बढ़ जाती है। तो चाहे और चाय पीने का उनका बहुत मन करता है। ठीक है, अब आपको दिक्कत भी पता है, इलाज हमने बता दिया। चाय से अगर शुगर बढ़ती है तो चाय नहीं पिएंगे ना। पर चाय बड़ी अच्छी होती है ना। सर आज आपने तो अपना फेस दिखाया ही नहीं है। आपके नहीं, डॉक्टर कौशल अभी एक अच्छी बात कह रहे थे कि आवर बॉडी इज सो सेंसिटिव कि 2 मिलीग्राम शुगर ऊपर नीचे होने से भी इनक्रेटिन सिक्रीट होते हैं, इंसुलिन सिक्रीट होता है। तो बार बार खाने से या बार बार चाय पीने से हमारा जो इंसुलिन सिक्रीशन है वो कम ज्यादा इतना हो जाता है कि एट वन टाइम हमारा एग्जॉस्ट हो जाता है पेंक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करते करते। तो दैट इज आल्सो वन कॉज। अच्छा, ये जो ग्लिप्टिन्स हैं ये रीनो प्रोटेक्टिव हैं क्या डॉक्टर कौशल? तो ग्लिप्टिन्स जो जितनी रेंज, इनका एक्सक्रीशन जरूर, पर फिर भी ग्लिप्टिन इम्पेयरमेंट में दिए जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये रीनो प्रोटेक्टिव हैं, पर हाँ ये इम्पेयरमेंट में सेफ है। ओके। अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो वो ये दवाई ले सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। राइट, वेल सेड। सर आज आपका टॉपिक किडनी पे है ना सर, किडनी के बारे में थोड़ा सा बताइए डायबिटिक पेशेंट के लिए। आज हमारा टॉपिक पे था मैम, आप तो एक्सटेंड ही करे जा रही हो। नहीं, वो डॉक्टर कौशल को कहीं जाना भी है, ओपीडी भी है। अच्छा। आज हम यही कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं इन चीजों को, रीनो प्रोटेक्शन, क्योंकि आफ्टर 10 years ऑफ डायबिटीज किडनी का डिफंक्ट होना नॉर्मल बात है। इन स्पाइट ऑफ ए गुड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन आएंगे ही, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन। ये बहुत जरूरी बात है जो पापा जी ने अभी कही कि डायबिटीज जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं ना, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, ये इसलिए नहीं आते हैं कि आपका शुगर 250 पार है, ये इसलिए आते हैं क्योंकि आपके शरीर में बीमारी है। और हम तब तक इसको बीमारी ही मानेंगे जब तक आपके खाली पेट का शुगर 110 के नीचे और 60 के नीचे नहीं आता है। अगर आप बोलें कि मेरा शुगर खाली भरे पेट आ रहा है तो 115 तो सर बहुत कम लेवल पे एबनॉर्मल है। हाँ, आप कंट्रोल कर रहे हैं, बट आप तभी भी डिजीज कैटेगरी में आ रहे हैं। तो इसलिए जब लॉन्ग टर्म होगी तो आपको कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। जैसे अंकल जी के अभी डायरिया हुआ, मैं बहुत अच्छे से डाउट कर रहा हूँ अंकल जी को वो डायरिया नहीं है, अंकल जी को गैस्ट्रोपेरेसिस इंड्यूस्ड डायरिया है। गैस्ट्रोपेरेसिस क्या होता है? हम कहते हैं कि डायबिटीज में नसों में दिक्कत हो जाती है, झंझनाहट चलने लगती है। वैसे ही नसें तो पूरे शरीर में हैं और नसें इनके पेट में भी हैं। तो जब डायबिटीज लंबे समय तक चलती है तो जब बाकी नसों पे दिक्कत करेगी तो पेट की नसों पे भी दिक्कत करेगी, और क्योंकि वो पेट की नसों पे दिक्कत करती है तो पेट की पाचन क्रिया खराब हो जाती है, जिसके कारण कभी लूज मोशंस, कभी कॉन्स्टिपेशन, ऐसी दिक्कतें बार बार आती रहती हैं। चलिए अंकल ने, थैंक यू डॉक्टर कौशल, बहुत अच्छे से आपने बताया। लेने चाहूंगी डॉक्टर कौशल आपसे 5 मिनट के लिए आपको और बिजी करूंगी। गुरप्रीत, तुमको दिल्ली से यहाँ आना पड़ेगा भिवाड़ी, 5 मिनट में सर मैं आपके घर ही आके ले लूंगी। सर मेरे फादर इन लॉ ग्लूकोनॉम G3 ले रहे हैं सुबह, G2 ले रहे हैं इवनिंग में, और उनको एक्चुअली थोड़ी सी पीछे ना बीपी फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम आई थी, बीपी 220 तक जा रहा था उनका। तो काफी दिन ये प्रॉब्लम आई। उसके बाद एक डॉक्टर साहब हमें बहुत अच्छे मिले, उन्होंने एक 4 o'clock बजे एक मेडिसिन लिखी थी क्लोनोजेपिन करके, ओके, MD 0.25, उससे उनका कंट्रोल आ गया। और शाम को ले रहे हैं एम्लोप्रेस 80। तो वो ये पूछना चाह रहे हैं जो गाबापेंटीन है और ये जो एट्रोवेस्टिन है, ये कितना टाइम कंटिन्यू करनी चाहिए या डिसकंटिन्यू करनी चाहिए?
मैम मेरे हिसाब से तो जो आपको ये बाद में मेडिसिन मिली है ना, आप इनको डिसकंटिन्यू कर दीजिए। आप एम्लोप्रेस 80 और गाबापेंटीन ज्यादा चालू रखिए। गाबापेंटीन चालू रखूं? तो आज मुझे डॉक्टर ने बोला एट्रोवेस्टिन बंद करने के लिए, तो वो मुझे बंद करनी चाहिए या स्टार्ट रखनी? नो मैम, इट इज बाय रूल एनीवन हु इज अ डायबिटिक अबव 40 इयर्स ऑफ एज, उसको स्टैटिन तो बंद करनी ही नहीं है। अच्छा, मतलब एट्रोवेस्टिन बंद नहीं करनी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एटोरवास्टैटिन बिल्कुल बंद नहीं करनी है। क्लोनाजेपाम एक एंटी एंजाइटी मेडिसिन है। होपफुली हम ये मेडिसिन फतेह सर को भी बाद में चालू करेंगे। ओके। हाँ, पर उसका बीपी से रिलेशन कम, अंदर की उत्तेजनाओं से रिलेशन ज्यादा है। एम्लोप्रेस 80 की जो डोज आपने शाम को कर रखी है, प्लीज उस डोज को भी आप मॉर्निंग में शिफ्ट करें। अच्छा, ये तो शाम में चल रही है और सुबह चल रही है इनकी टेल्मा AMH 40। टेल्मा AMH फैंटास्टिक मैम, बहुत बढ़िया मेडिसिन है, कंटिन्यू रखें उसको। टेल्मा कंटिन्यू रखें, अपनी क्लोनाजेपाम कंटिन्यू रखें। और तो जो शुगर की ग्लूकोनाम G3 मॉर्निंग में और G2 इवनिंग में, ये ऐसे ही कंटिन्यू रखूं? बिल्कुल मैम। उनका शुगर कितना चल रहा है? अब तो सर खाना खाने के बाद 188 आया। मार्जिनल है, मार्जिनल है ये। और जो 8 पॉइंट्स हैं, इसको हम डाइट से और कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वही जो मैंने बात बोली कि इनकी बीमारियों को बचाने के लिए जरूरी है ये 180 के नीचे ही हो। ओके। कैपेसिटी रखेंगे, और अगर 188 आ रहा है तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं कर। सर अगर आप यूं भी बोलोगी ना मेरे को कि वो एक ही रोटी खाते हैं, तो मैं कहूंगा वो एक रोटी भी हटा दो, सब्जी सब्जी खाएंगे। सब्जी ठीक। क्योंकि अगली डाइट दफा नहीं जोड़ेंगे वो, अगर एक रोटी भी बंद कर दी ना। नहीं सर, आपको नहीं छोड़ सकते हम। आप तो हमारे लिए बहुत है। अब कोलेस्ट्रॉल बट फादर का जो है ना, वो 199 से 169 आ चुका है। स्टैटिन के थ्रू आया है, बहुत अच्छा है। पहले वॉक कर रहे थे, ये तो अभी स्टार्ट करिए, इसके बाद तो वॉक हुई नहीं। एक्चुअली बीपी बहुत फ्लक्चुएट हाई था उनका। अब सब आगे हैं मैम, अब राइट टाइम है इनके एक्सरसाइज करने के लिए। विंटर्स में हम भी नहीं एडवाइस करते, समर्स में हैं। आप लोग, आप दिल्ली में कहाँ पे रहते हैं? मैं दिल्ली में सर, दिल्ली कैंट। तो मैम दिल्ली कैंट रहती हो, इतनी सुंदर जगह है, डेली निकलो शाम को वॉक करने के लिए। जाते हैं सर, डेली वॉक पे तो जाते हैं, फादर जाते हैं, हम नहीं जाते बस। एक हमने कुछ दिन पहले एक बड़े अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट आए थे दिल्ली से, डॉक्टर विकास गोयल। उन्होंने एक चीज बताई थी कि डॉक्टर विकास गोयल के पास ही जा रही हूँ मैं। हाँ जी, तो उन्हीं ने वॉक का मतलब बस चलना नहीं होता, वॉक का मतलब होता है ब्रिस्क वॉक। और ब्रिस्क वॉक का मतलब ये होता है ऐसे चलना है कि बाकी सबको पीछे छोड़ दिया है। ओके, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके सर आज बहुत अच्छा मिला, बहुत हेल्प मिली बहुत फादर्स के लिए, बहुत ज्यादा हेल्प मिली आपकी तरफ से। थैंक यू डॉक्टर रूप सिंह, डॉक्टर सुनीता, थैंक यू सो मच। ओके, क्या बात है, गुरप्रीत ने आज सबका कोटा पूरा कर दिया है। थैंक यू सर, आपने तो मुझे लाइफ दी है। कोविड में मैं तो गई थी। चलिए प्लीज देखता हूँ थोड़े बाद। थैंक यू डॉक्टर सुनीता, थैंक यू वासद। आप इसको बनाए रखें, एवरी फ्राइडे नया टॉपिक लेके आए और मैक्सिमम ग्रुप्स में इसको सेंड करें, तो इसी तरह से और लोगों की प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्व कर पाएंगे और डायबिटीज पर अपडेटेड रहेंगे। आज बीनाग्लिप्टिन जैसे नई दवा बताई डॉक्टर साहब ने, बिल्कुल उसके सारे इफेक्ट, साइड इफेक्ट बताए। और हमारा ये ना पेशेंट्स के लिए बड़ा उपयोगी है, इसलिए पेशेंट्स को जरूर भेजा करें कनेक्ट। थैंक यू। जी सर। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज टेक केयर, अपनी शुगर रखें, तबीयत को बेहतर। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर कौशल। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।